ओके, तो अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था डिटेल में कि क्या क्या हम इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे। तो उन टॉपिक्स पे आने से पहले थोड़ा सा एक इंट्रो की बिजनेस क्या होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, ये सब चीज़ों के बारे में एक आपको मैं ब्रीफ देता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले पहला वर्ड जो सबके दिमाग में आता है, बिजनेस। ऑफ कोर्स अकाउंटिंग की जो बर्थ है, अकाउंटिंग का बर्थ ही उस चीज से होता है कि जब हम किसी चीज को बिजनेस का रूप देते हैं। घर में आप, ठीक है, आप अपनी अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, अपना बजट बनाओगे, अपना पर्सनल लेवल पे भी उसको कर सकते हो, बट इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ इंक्रीज होती है, जब वो चीज बिजनेस में आती है। कि हाँ, जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एस्टिमेट करना होता है, जब आपको किसी को दिखाना होता है, अपनी वर्थ बनानी होती है, तो बिजनेस वर्ड वहां से इंपॉर्टेंस अपना जो है वो लिंक जोड़ता है अकाउंटिंग से। सो बिजनेस और अकाउंटिंग जो है काफी आपस में लिंक्ड एक टर्मिनोलॉजी है। बिकॉज बिना अकाउंटिंग के बिजनेस इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं पता लगेगा कि बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आगे क्या करना है। और अकाउंटिंग भी बिना बिजनेस के बिल्कुल जीरो है। सो बिजनेस के बारे में अगर बात करता हूं मैं, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो जैसे मैंने बात की बिजनेस और अकाउंटिंग आपस में रिलेटेड है, वैसे ही बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आपस में रिलेटेड है। कि बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो इकोनॉमिक वर्ड जो है वो मेरा आया है इकोनॉमी से। इकोनॉमी का मतलब आप सब जानते हैं हिंदी में अर्थव्यवस्था। तो जो भी चीज हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होती है, उसको, जो भी एक्टिविटी ऐसी होती है कि हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी which is being taken place in the form कि which relates to any business, बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के बिजनेस इज नॉट पॉसिबल। तो पहला बेस जो है बिजनेस का, वो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये पहला बेस है बिजनेस का, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होना जरूरी है। अगर बिजनेस में कोई ऐसी चीज हो रही है जो अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं डाल रही है, या फिर सिर्फ अर्थव्यवस्था देश की नहीं, वाइडर टर्म्स में नहीं, छोटी टर्म्स में भी, किसी बंदे की अर्थव्यवस्था, किसी कंपनी की अर्थव्यवस्था, मतलब अगर जब तक उसका इकोनॉमिक कोई सेंस नहीं है, तब तक वो बिजनेस में उस एक्टिविटी का कोई रोल नहीं है। सो बिजनेस में हमने पढ़ा पहली चीज होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंपॉर्टेंस होती है जिसकी, अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। ओके, सो सेकंड टर्म जो इसमें है कि मोटिव, बिजनेस विदाउट मोटिव इज जीरो। अब आपने कोई भी काम शुरू किया है, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आपने इन्वॉल्व कर दी है। एक छोटी सी बात है कि आपने शॉप खोली, आप उसमें सामान बेचना शुरू करते हैं, मोटिव क्या है आपका? मोटिव होना एक बिजनेस में, चाहे वो बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, किसी भी टाइप का, मोटिव होना बहुत जरूरी है। कि आप फाइनली करना क्या चाहते हैं। आप कुछ बनाना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या आप किसी को कुछ सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसीलिए आप करना क्या चाहते हैं। तो मोटिव इस जो है वो सेकंड वर्ड है बिजनेस, इस बिजनेस के लिए। और जो थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें होता है, वो होता है अर्निंग प्रॉफिट्स। बिजनेस का जो मेन मोटिव एक लेमैन के टर्म्स में भी यही होता है, कोई बिजनेस करता है इसलिए कि अपने जीवन यापन के लिए, या फिर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। वो चीजें होती कहाँ से, जब तक उसको प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट यानी बोलेंगे हिंदी भाषा में सीधे लाभ। तो उसको लाभ नहीं है, वो 2 रुपए की चीज 10 में नहीं बेच रहा है, 8 रुपए का तो उसको प्रॉफिट नहीं है, वो उसको कोई मजा नहीं है, वो एक उसके लिए समाज सेवा रह जाएगा सिंपल एक। जब तक उसमें अर्निंग प्रॉफिट्स वाला वर्ड नहीं आता है, तब तक वो एक समाज सेवा। तब जब तीन चीजें मिल गई, अर्निंग प्रॉफिट्स है, आपके पास एक मोटिव है कि आपको करना क्या है, उसे और एक आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे आपको वो करना है। तो अगर मैं बोलूं WH फॉर्म फैमिली की उसमें, तो वाई, फॉर वॉट एंड हाउ।
तो ये तीन चीजें मिला के बिजनेस बनाती है। इसके बाद अगले स्टेप पे अगर हम आते हैं तो मोटिव से ही जुड़ा हुआ एक स्टेप है फोर्थ, वेल्थ। वेल्थ का जो एक लेमन की भाषा में जो अर्थ होता है वो हमेशा मॉनेटरी उसमें होता है, और इसका फाइनेंशियल वे में इसको गिना जाता है कि आप सुना होगा हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ आपकी शारीरिक आप कितना स्ट्रांग है, वेल्थ मीन्स आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है। तो अगर आपको समझना है इसको एक लेमन भाषा में तो फाइनेंशियली आपकी सिचुएशन क्या है, स्टेटस क्या है आपका, ये होती है आपकी वेल्थ। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये जो चौथा पॉइंट है बिजनेस का, ये हमारे दूसरे पॉइंट मोटिव से जोड़ता है कि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। वो वेल्थ चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन की हो, किसी इंडिविजुअल पर्सन की हो। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब बनेगा तो कंपनी हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ भी एन नंबर ऑफ बहुत टाइप की होती है। इतना वास्ट में मैं नहीं जाऊंगा अभी इस चीज को लेकर, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं। ये मत सोचना कि ये जो सिर्फ कॉमर्स वालों को तो ये सब चीजें पता ही होती हैं, बट ये जो मेरा वीडियो है ये सबके लिए है जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो किसी बैकग्राउंड से हैं और चाहते हैं कि अपना अकाउंट्स में एक करियर बनाना, नॉट ओनली फॉर क्लियरिंग द CMA इंटर एग्जाम, ऑल्सो फॉर द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन टर्म्स विद द मोटिव ऑफ अपनी जॉब में इंक्रीज करनी नॉलेज, आप यहाँ जाके इंटरव्यू देना, या जस्ट आपको शो कर। तो इसके 3-4 पर्पस है वीडियो के। ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम क्लियर करने वाला, एग्जाम क्लियर करने वाला होता है मैं आपको सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करा देता है, ये सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताता वैसे। तो ठीक है, ये एक मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि बिजनेस जो है वो किस चीज से बनता है। अब बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और, हम एक वर्ड आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन आजकल जो है ये वर्ड काफी फेमस भी है, आइसोलेशन कोरोना के चक्कर में। आइसोलेशन मीन्स कि अकेले में। बिजनेस के बारे में जो हमारी बुक्स कहती है, जो एक कॉन्सेप्ट भी है कि बिजनेस कैन नॉट रन इन आइसोलेशन। बिजनेस आइसोलेशन में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज आपको सबको इसका आंसर पता है क्यों। वाई अगर मैं पूछूं तो इसका आंसर सीधा सीधा है, बेचोगे किसको आप? अगर आप आइसोलेशन में बिजनेस करना है तो बेचोगे किसको, खरीदोगे किससे? एक कुछ कस्टमर होना चाहिए, वेंडर होना चाहिए, काम किससे कराओगे? तो बहुत सारी चीजें हैं। ये तो छोटा सा एग्जांपल है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, बीच में आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, हजार चीजें हैं बीच में। तो बिजनेस जो है वो आइसोलेशन नहीं होता, वो इन सब चीजों को साथ लेके चलता है। ओके ओके, सो बिजनेस एक्टिविटी अब करता कौन है? अब बात आती है कि बाय होम, बाय होम। सो बिजनेस एक्टिविटी वो लोग करते हैं जो एक पर्पस से, एक कॉमन कॉज से। अब एक और टर्म इसके अंदर आएगी। मैं टर्म्स को थोड़ा सा सीरियल वाइज लेता हूँ इसमें। तो फिफ्थ टर्म हमने पढ़ी आइसोलेशन, एंड सिक्स टर्म में इसमें बोलूंगा कॉमन कॉज। अगेन इट इज लिंक्ड विद द सेकेंड पॉइंट, मेरे मोटिव से। मोटिव सबका सेम होना चाहिए, कॉमन कॉज होना चाहिए। सारे बंदे इकट्ठे आए, ए आया, बी आया, सी आया, डी आया। अगर चारों ने बोला कि हाँ हमें ये सामान बेचना है, हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, मास्क, मास्क बना के बेचना है, चारों का कॉमन कॉज है। डी बोलता है कि मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं समाज सेवा करनी है, काट दो उसको बीच में से। सिर्फ तीन का कॉमन कॉज, तीन का कॉमन कॉज है, मिलेंगे बिजनेस करेंगे। तो बाय हूम, जो बंदे चाहते हैं उस कॉमन कॉज को कैरी करना, उस कॉमन कॉज के लिए चारों काम करना चाहते, वो है हमारी बिजनेस एक्टिविटी। ओके, तो मैंने बात की अभी आपकी छठा
पॉइंट जो बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस में क्या कॉमन कॉज के बारे में। अब ये सारे लोग जो इकट्ठे आए, ए बी सी, ये तीनों लोग जो इकट्ठे आए कॉमन कॉज के लिए बिजनेस करेंगे मिलके, एक कॉमन कॉज पकड़ लिया इन्होंने कि ये चीज बेचनी है, ये बनानी है, बेचनी है। तो ये सारे लोग को क्या बोलते हैं, सातवीं टर्म आ गई हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन। ए प्लस बी प्लस सी। अब ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं एक शॉर्ट में बोलूं तो क्या, सबसे पहला क्या, कॉमन कॉज है। जितने बंदे इसमें काम कर रहे हैं सबका एक कॉमन कॉज है। कॉमन कॉज कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल अपने तौर पे सोच सकते हैं। कॉमन कॉज है, मोटिव है, मोटिव से कॉमन कॉज बना, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे सारे, और क्या करेंगे, नॉट इन आइसोलेशन करेंगे, प्रॉफिट्स के बारे में भी सोचेंगे। अब डिपेंड करता है कि वो पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट्स में अपना शेयर बोलेंगे, या फिर एम्प्लॉयज हैं तो सैलरी बोलेंगे। तो ये एक ब्रीफ सी समरी हो गई एक ऑर्गेनाइजेशन की, कि स्टार्टिंग फ्रॉम की बिजनेस क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, एक मोटिव था, एक कॉमन कॉज था। उस कॉमन कॉज को करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे आए, जिनका वो कॉज नहीं था वो अलग हो गए, जिनका वो कॉज था वो मिलकर उन्होंने काम शुरू कर दिया, उन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गेनाइजेशन बना दी। अब ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। मैंने जैसे अभी यहाँ बोला कि प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मैंने बोला कि अगर वो पार्टनर्स हैं तो वो बोलेंगे हमें शेयर चाहिए, अगर वो एम्प्लॉयज है तो बोलेंगे सैलरी चाहिए। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डील में जाए, डिटेल में जाए तो पहला आता है हमारा प्रोप्रीटरशिप। प्रोप्रीटरशिप, इसको सोल प्रोप्रीटरशिप भी आपने पढ़ा हो। क्यों सोल प्रोप्रीटरशिप, जिसका अकेला मालिकाना हक, जैसे ए था, ए बी सी मिले थे, अगर ए अकेला काम शुरू करता है, कहता है कि मैं जो है वो अपना काम शुरू करूंगा अकेले में, बाकी जो बंदे उसके साथ, ऑफ कोर्स अकेले में नहीं कर सकता, आइसोलेशन में तो नहीं कर सकता, बट हाँ जो और बंदे उसके साथ आएंगे वो, अब वो एज ए एम्प्लॉय आएंगे, तो एज अ वेंडर आएंगे, एज अ कस्टमर्स आएंगे, एज अ डीलर्स आएंगे, बट मालिक आना हक प्रॉफिट्स में वो अकेला रखना चाहता है, प्रोप्रीटरशिप। सेकंड, पार्टनरशिप, नाम से पता लगता है पार्टनर। अब जैसे मेरा ऊपर एग्जांपल था ए बी सी का, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी भी हो सकते हैं। ऑफकोर्स अब इतना तो आप लोग कॉमन सेंस है कि पार्टनर की बात हो रही है तो भाई अकेला तो कोई पार्टनर होगा नहीं, तो मिनिमम तो दो है ही है, मिनिमम तो दो चाहिए चाहिए, मिनिमम तो दो चाहिए चाहिए। ज़्यादा के लिए हमारे पास कंडीशंस हैं कि क्या होना चाहिए ज़्यादा में, कि 10-20 वाला भी एक कंडीशन है अपने पास, बट अभी जस्ट एक जनरल टर्म्स में कि हाँ मिनिमम दो होने चाहिए, दो से ज़्यादा चलेंगे तो वो एक कही जाएगी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होगा, तीनों ही मालिक है, दो तीन जितने भी हैं वो सारे ही मालिक हैं, सबका प्रॉफिट्स में शेयर है। डिटेल में पूरा पार्टनरशिप हमें पढ़ना पड़ता है, इसमें सीएमए के करिकुलम में एक एक डिटेल आपके सामने आएगी। जस्ट फॉर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इतना काफी। देन बॉडी कॉर्पोरेट टाइप्स, फिर से बोल रहा हूँ बहुत है, ये सिर्फ कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे। बॉडी कॉर्पोरेट में आती हैं आपकी कंपनीज। कॉर्पोरेट जहाँ आए वर्ड समझ जाओ कंपनीज, चाहे वो लिमिटेड हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो। एनपीओ भी आएगा, एनपीओ थोड़ा अलग है, हम प्रॉफिट प्रॉफिट करते हैं, ये है नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डिटेल में इसके बारे में करिकुलम में पढ़ना ही पड़ता है। सो ये थी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो सातवीं टर्म थी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हमने पढ़ लिया, उसके हमने टाइप्स पढ़ लिए। अब बिजनेस करना है, सब कुछ सोच लिया कि कॉमन कॉज है, मोटिव है, प्रॉफिट अर्न करना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, अकेला मालिक बनना है, पार्टनरशिप करनी है, कंपनी बनानी है, क्या करनी है। अब बात आती है कि भाई रूल्स क्या हैं।
रूल तो हर चीज के होते हैं, कोई आप गेम भी खेलोगे तो रूल होते हैं उसके, कोई भी चीज करने के रूल्स है भाई। अब इसको करना किस तरीके से है, तो जो हमारे बिजनेस के रूल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो हमारे डिपेंड करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स पे। ये हमारे डिपेंड करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स कौन से, किस चीज के जनरल प्रिंसिपल्स? ट्रेड। जनरल प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो सोशल वैल्यूज। अब आप बोलेंगे कि बिजनेस में सोशल वैल्यूज कहाँ से घुस गए? सोशल वैल्यूज क्यों? बिकॉज हर बिजनेस को उस जहां भी वो ऑपरेट करता है वहां कुछ सोशल नॉर्म्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर एक फैक्ट्री को रन करता है तो उसको लेबर लॉ फॉलो करना है, उसको पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लॉज फॉलो करने हैं, तो वो एक सोशल वैल्यूज भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ऐसे तो कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस करके अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, बट नहीं, वो कुछ रूल्स फॉलो करने, कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने, सोशल वैल्यूज उसमें से एक। एंड सेचुरी फ्रेमवर्क, अब ये क्या चीज होती है? सेचुरी फ्रेमवर्क, सेचुरी फ्रेमवर्क आपका बोथ बाउंड्रीज का, आपकी नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज। जहां पे मैं बात करता हूँ सेचुरी फ्रेमवर्क की, तो आपकी नेशनल बाउंड्री क्या है, आप कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, उसके स्टेचुटरी लॉज आपको फॉलो करने हैं। उसकी जो भी उसमें लॉ है, एक्ट है, इवन इन द टाइम बीइंग अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिफिकेशन टाइप की भी कोई चीज है, जो भी चीज जो बैक्ड बाय लॉ है, आपको फॉलो करनी है। सेम विद द इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए भी एक एग्जांपल छोटा सा आपको देता हूँ यहाँ पे। टैक्स ट्रीटी, टैक्स ट्रीटीज होती है बीच में, जब काफी कंपनीज अक्रॉस देयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज डील करती है तो टैक्स ट्रीटी होती है। टैक्स ट्रीटी इट्स टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। तो अगर किसी कंपनी को कुछ, मैं नीदरलैंड से कुछ इंपोर्ट करता हूँ, जर्मनी से कुछ इंपोर्ट करता हूँ इंडिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने टैक्स लॉस लगा के बोलूँ जी नहीं मैं तो इतना ही टीडीएस पे जाऊंगा। टीडीएस ये सब चीजें, टीडीएस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या है, बट हाँ एक जस्ट एक टैक्स रिलेटेड सोर्स इतने टीडीएस पे जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता। मुझे देखना है कि क्या टैक्स ड्यूटी है इंडिया और नीदरलैंड, इंडिया और जर्मनी के बीच में क्या टैक्स ड्यूटी है। सो सेचुरी फ्रेमवर्क इज दैट कि मुझे वो नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हुए अपना बिजनेस आगे करना। अब बात जो नोवे टर्म की आती है, नोवा टर्म क्या करता है कि वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी की भाई, अब ये जो 1 to 8 चीजें हमने पढ़ी ना, ये ऐसा नहीं कि फिक्स है कि मैंने बोल दिया कि भाई ये मोटिव है वो है, तो वो चीजें फिक्स चलेंगी हर कंट्री के लिए। इट चेंजेस फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, पर्सन टू पर्सन, बाउंड्री टू बाउंड्री। बाउंड्री टू बाउंड्री। अब ये सब चीजों के वेरिएबल होने के बाद भी इनका फिर भी एक बेसिक पर्पस है। क्या है बेसिक पर्पस? टू ऐड वैल्यू टू प्रोडक्ट, वैल्यू एडिशन करना। ये सब चीजें अलग अलग वेरिएबल हो सकती हैं, बाउंड्रीज अलग हो सकती है, हर कंट्री का अपना अलग सेचुरी फ्रेमवर्क हो सकता है, अलग ट्रेड वैल्यूज, अलग सोशल वैल्यूज हो सकती है, आप प्रोप्राइटरशिप खोल सकते हो, पार्टनरशिप खोल सकते हो, कंपनी खोल सकते हो, लेकिन बेसिक पर्पस क्या है कि ऐड करनी है वैल्यू। वो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। सामान खरीदा आपने, लकड़ी, ठीक है आपने लकड़ी खरीदी,
उससे आपको टेबल बनाना है, वैल्यू एडिशन करना है, आपने उसमें आपने कील जोड़ना है, जो भी करना है आपने वैल्यू एडिशन करना है। सर्विस, आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, कोडिंग करी, किसी कंपनी को उसका इंटरनल सॉफ्टवेयर बना के दिया, आपने वैल्यू एडिशन उसमें करी। तो ये एक बेसिक पर्पस तो सबने सॉल्व करना ही करना है, तब जाके वो एक बिजनेस कहलाएगा। क्योंकि अभी करना क्यों है, मैं बात करता हूँ कि बेसिक पर्पस क्यों करना है। प्रॉफिट के लिए करना है, बट प्रॉफिट से पहले क्या है, प्रॉफिट कौन देगा। लास्ट टर्म मैं इसमें बोलूंगा, नॉट लास्ट बट हाँ, एक टॉपिक कंक्लूड होता है यहाँ पे आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो बंदे इस टाइम सीएस में होंगे, कस्टमर सर्विस में होंगे, जानते होंगे इसकी वैल्यू की। जब कस्टमर पागल होता है तो क्या करता है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो बहुत जरूरी है। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, भूल जाओ, नो प्रॉफिट। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई बिजनेस नहीं। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, एक बार लेगा दूसरी बार छोड़ देगा, रूटीन नहीं बनेगा आपका बिजनेस का। तो ये सारी चीजें मैंने जो बोली, ये बिजनेस था। एक बिजनेस का मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि बिजनेस क्या होता है, क्यों करते हैं, वाई बाय हूँ, इन सब चीजों को टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ये सब चीजें हो गई, बिजनेस क्या है, क्यों करना है, कौन कौन मिलके करेगा। अब बात आती है कि कैसे करेंगे, हाउ, क्या चाहिए इसको करने के लिए। बात की थी कि आइसोलेशन में तो होगा नहीं बिजनेस, तो क्या चाहिए, रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेज की अगर मैं बात करता हूँ तो पहली चीज जो रिसोर्सेज में वो है क्या, आज तक हम पढ़ते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड हों तो बिजनेस का तो इम्पैक्ट ही नहीं है, बिजनेस तो जीरो है। अब सबके पास सब रिसोर्सेज हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हर बंदा अपना अपना बना के खा सकता है, अपनी अपनी चीजें बना के मैन्युफैक्चर कर सकता है, बट लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इसको आप मॉनेटरी टर्म्स में जाओ, या फिर आप किसी नेचुरल रिसोर्स के टर्म्स में जाओ, या किसी कंट्री के स्पेसिफिक रिसोर्सेज के बारे में भी जा सकते हैं। बट इन्हीं रिसोर्सेज की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मल्टीपल यूजेस। अगर रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस ना हो, जमीन सिर्फ खेती के लिए ही यूज हो जाए, तो फैक्ट्री तो लगेगी नहीं, कोई कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी, कोई काम नहीं होगा, किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। सो मल्टीपल यूजेस हैं इन रिसोर्सेज के, तभी एक बिजनेस एक्टिविटी पॉसिबल होती है। अब रिसोर्सेज के कुछ एग्जांपल्स पे जाते हैं। मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले तो इसको आसानी से समझते हैं कि एक मटेरियल की क्या इंपॉर्टेंस होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। 4 दिन आपके पास मटेरियल ना हो तो आपका सारा एक्टिविटी रुक जाती है। तो मटेरियल, मटेरियल के बारे में बोलो, लिमिटेड है, लिमिटेड है, बिल्कुल लिमिटेड है। आयरन ओर हो जाए, चाहे चाहे क्रूड ऑयल हो जाए, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल है, बट है लिमिटेड, बट मल्टीपल यूज है। क्रूड ऑयल से आप पेट्रोल बना लो, ये लुब्रिकेंट बना लो। मल्टीपल यूज भी है और लिमिटेड रिसोर्स भी है हमारे पास, लिमिटेड भी है चीज। पहला एग्जांपल था मेरा मटेरियल। सेकंड एग्जांपल मैं बोलता हूँ लेबर, लेबर, लेबर की तरफ। लेबर ऐसा नहीं सिर्फ लेबर का मतलब आप फैक्ट्री लेबर की तरफ चले जाएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सैलरीड वाले अलग हैं और ये अलग है। लेबर, लेबर नॉर्मल एक जो भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उस बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, वो लेबर। तो लेबर के एग्जांपल एम्प्लॉयज हैं और फैक्ट्री वर्कर्स। मैं लिख देता हूँ, फैक्ट्री वर्कर्स भी हो गए और सैलरीड भी हो गए। यूजुअली हम लेबर में फैक्ट्री वर्कर्स पे चले जाते हैं कि जो सम फिजिकल टाइप ऑफ वर्क करने वाले, बट ऐसा नहीं है। लेबर लॉ जो होता है वो सैलरीड पे भी लगता है, तो उसको वाइड टर्म्स में देखें। अब अगर मैं लेबर की बात करता हूँ कि एक रिसोर्स है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी दोनों फॉलो होनी चाहिए, लिमिटेड है। लेबर
ठीक है, लेबर हमारे पास लिमिटेड है। अब आप बोलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, बट लिमिटेड क्यों है फिर रिसोर्सेस? यहाँ पे एक चीज निकल के आती है हमारे पास, स्किल्ड। दिक्कत आती है स्किल्ड की। हमारे पास बंदे तो बहुत हैं, काम भी करना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, बट स्किल्ड कितने हैं? आपको एक डॉट नेट एक आईटी टर्म है, तो आपको इसका डेवलपर चाहिए। आईटी तो बहुत बंदे कर रहे हैं, कंप्यूटर बहुत बंदे सीखते हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं अलग अलग टाइप के, कोई हार्डवेयर में कोई सॉफ्टवेयर, बट डॉट नेट वाले कितने हैं आपके पास? सो लिमिटेड है रिसोर्सेस। ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो इसमें भी होती है। मल्टीपल यूज वाली कैरेक्टरिस्टिक भी इसमें फॉलो होती है। क्यों होती है? एक आपके पास लेबर है, वो आपका फिजिकल वर्क भी कर सकती है और मेंटल वर्क भी कर सकती है, तो उसकी कई टाइप के यूजेस हैं। आप उसको फैक्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, और आप इसको किसी मेंटल टेक्निकल वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। और जाते हैं रिसोर्सेज के बारे में, और एग्जांपल्स थोड़े से पढ़ते हैं। मशीनरीज ओके। मशीनरीज सिर्फ नॉट ओनली फॉर गुड्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुड्स को ही बनाने में यूज होती है, सर्विसेज को भी। बिकॉज आपका लैपटॉप एक मशीनरी है, ओके, आपका लैपटॉप एक मशीन है। सो मशीनरी एक रिसोर्स है, वो जनरेट कर सकती है आपके गुड्स और सर्विसेज दोनों को। मशीनरी आपका गुड्स और सर्विस दोनों को प्रोड्यूस कर सकती है। लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड। अब इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक दोनों फॉलो होती है। लिमिटेड है, मशीनरीज लिमिटेड है। हर बंदा हर के बंदे के पास वो मशीनरी अवेलेबल नहीं भी है, प्लस वो मशीनरी भी जिस चीज से बन रही है वो भी रिसोर्सेज आयरन से बन रही है। क्या आयरन क्या फ्री में हमारे पास बहुत सारा लिमिटेड है, वो भी लिमिटेड है। तो जो भी टाइप की मशीनरी है उस वो जिस चीज से बन रही है वो चीजें लिमिटेड है, इसलिए मशीनरी एज ए रिसोर्स भी हमारे पास लिमिटेड है। मल्टीपल यूज बोलूँ तो मल्टीपल यूज तो लाइक अब आप बोलोगे कि एक मशीनरी फैक्ट्री में एक ही चीज के लिए यूज होती है, ठीक है। कुछ मशीनरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए होती हैं, बट देयर आर मशीनरीज हम जिनको अलग अलग यूजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर है, लगा लो आप, उससे 1000 टाइप का आप उसको आईटी वाले बंदे को भी पकड़ा सकते हो, और एक फाइनेंस अकाउंट्स वाले को पकड़ा सकते हो काम करने के लिए। चौथे एग्जाम्पल पे जाते हैं। फैक्ट्रीज। सो फैक्ट्रीज जो हमारी मेन यूज होती है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज होने वाली चीज है, और लॉट ऑफ रिसोर्सेज हैव बीन यूज, इसमें यूज होते हैं हमारे फैक्ट्रीज में, जो लिमिटेड भी हैं और जिनके मल्टीपल यूज भी हैं। देन कुछ अदर रिसोर्सेज। ओके, अब बात करते हैं कि ये सब चीजें हो गई और हमने पढ़ा भी कि मोटिव तभी अचीव हुआ जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लेकिन अब बात करते हैं कि सक्सेस ऑफ बिजनेस। ठीक, सक्सेस ऑफ बिजनेस के लिए सक्सेस का मतलब क्या है कि सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यार कस्टमर तो सेटिस्फाई कर लोगे, ठीक है, मैं लिखता हूँ कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को कि हम अगली जो अपनी टर्म्स पे हैं वो कैसे जाएंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, 5 रुपए की आपने कोई चीज़ खरीदी है, आपने उसको कस्टमर को खुश करना था, हमने उसको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाली चीज़ वो 4 रुपए में दे दी, वो तो सेटिस्फाई हो गया भाई, वो तो सेटिस्फाई हो गया। क्या आप बिजनेस आगे कैरी कर पाओगे? वंस इन अ वाइल चलता है, अगर आपके पास कुछ अनएक्सेप्शनल केसेस लाइक स्पेशल केसेस हो सकते हैं कि आपके पास स्टॉक ज़्यादा है, आपको निकालना है, सेल है, बट आपके पास उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन देख के चलोगे आप, या आपको अपनी जगह खाली करनी है वेयर हाउस की,
बट यहाँ पे सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ कोई चीजें नहीं, सिर्फ 5 की चीजें हम 4 भेजी, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, क्या सफिशिएंट है सक्सेसफुल बिजनेस के लिए? नहीं। प्रॉफिट कहाँ होगा? प्रॉफिट कहाँ हुआ? ठीक है, अगर अब आपने यहाँ पे 5 की चीज 6 में तो बेच दी, बेच अब आप कह रहे हो कि प्रॉफिट भी है, मैं कस्टमर भी सेटिस्फाई कर लूंगा, ज्यादा प्रॉफिट भी लूंगा, टाइम निकल चुका है, कस्टमर को वो चीज चाहिए, अब खत्म, टाइम खत्म हो गया उसका, टाइम लैप्स। अब ये जो सारे सिनेरियोज हैं ये निकाल के क्या आते हैं कि इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस की अगर एक लेमैन लैंग्वेज में एक स्कूल के बच्चे के हिसाब से डेफिनेशन बोलूं तो मुझे 100 यूनिट बनाने हैं, मुझे जितने भी रिसोर्सेज मिले हैं 100 यूनिट बनाने हैं, जिसमें से मेरे पास 50 रॉ मटेरियल है, 50 रॉ मटेरियल है मेरे पास, और मुझे 10 घंटे में बना, 10 घंटे में बना लूंगा तो मैं उसको अपना प्रॉफिट भी कमा सकता हूँ, और कस्टमर को भी उतने में ही चाहिए। अगर मैंने उसको 10 दिन लगा दिए बनाने में तो उसको नहीं चाहिए, वो चीज़ उसके यूज़ की नहीं है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे आज बोलूँ कि मास्क आज जितनी आपको ज़रूरत है, अगर आप इस चीज़ को आज से 2 साल पहले उतना मैन्युफैक्चर कर रहे होते तो क्या आप कुछ प्रॉफिट कमा पाते? या आप आज से 1 साल बाद करोगे, जब ये चीज़ मे भी ख़त्म हो चुकी हो, या ऑलरेडी लोग और इसके तरीके और काफ़ी मार्केट में प्लेयर्स आ चुके हैं उसके। तो इफेक्टिवनेस क्या है कि मुझे 100 यूनिट 50 रॉ मटेरियल से बनानी 10 घंटे में, बना ली, यहाँ हुआ आपका काम इफेक्टिव, ये इफेक्टिव काम हुआ आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बना लिया, आपने वेज भी इतना रीजनेबल प्रॉफिट से अपना कमा भी लिया। ओके, इफेक्टिव हो गया काम, आपने प्रॉफिट भी कमा लिया। अब बात आती है कि सेकंड टर्म जो इसमें सक्सेस ऑफ बिजनेस के लिए रिसोर्स, सेकंड जो चीज है इसमें वो एफिशिएंसी। वो जनरल टर्म है, 10 जगह यूज करते हैं अपन इसको, एफिशिएंसी। बट इसका बिजनेस सक्सेस में क्या रोल है? जब मैंने एक वर्ड यूज कर दिया इफेक्टिव, और अब मुझे एफिशिएंसी वाला वर्ड क्यों यूज करना है? ये सारी चीजें आ रही हैं क्योंकि हमने एक टॉपिक छेड़ लिया था रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को लेके। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज एफिशिएंसी। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स टर्म नहीं है कि ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है, बहुत एन नंबर ऑफ टर्म्स में आप इसको देख सकते हो। मैं जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 यूनिट्स बनाने हैं, फिर से 50 रॉ मटेरियल आपके पास, फिर से आपको 10 ही घंटे में बनाने, वही सिनेरियो है पीछे वाला, आपने ये काम कर चुके पहले, बट ये इफेक्टिव, मैंने उसको बोला वो इफेक्टिव है, आपने किया, कस्टमर ले लिया, प्रॉफिट भी हो गया। ज़्यादा टाइम लगाते, जैसे ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ करते तो मेरे को नहीं पड़ता, मेरा बिजनेस इम्पैक्ट होता। आपने ये चीज़ कर दी थी, बहुत बढ़िया था। बात आ गई अब कि एफिशिएंट क्या हुआ भाई? फिर एक बंदा आया, बी वो काम ये नहीं किया, एक बंदा आया बी, कहता है कि 100 यूनिट बनाने, बना दूंगा, 50 रॉ मटेरियल की जगह 40 यूज़ करूंगा, क्या बेटर है? अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती तो 40 बेटर, कॉस्ट कम लगेगी भाई, ठीक है। बट क्या 40 को तू 10 घंटे में कर देगा? उसने कहा हाँ, मैं 10 घंटे में कर दूंगा, लेकिन मशीनरी में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके या फिर अपने कुछ स्किल्स यूज करके मैं वो 10 घंटे में आपको कर दूंगा, लेकिन रॉ मटेरियल कम यूज। यहाँ पे मेरी निकल के आई एफिशिएंसी, कि भाई वो बंदा एफिशिएंट है, एफिशिएंसी निकल के आई कि ये है एफिशिएंसी। यहाँ पे मेरा निकला कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन। सो रिसोर्सेज से ही चीज़ें निकल के आई, इफेक्टिव और एफिशिएंसी। रिसोर्सेज को इफेक्टिवली भी यूज करो और हो सके तो एफिशिएंटली भी यूज करो। इसी को दूसरे तरीके से अगर मैं ले चलता तो भाई उसने बोला 100 यूनिट्स तो बना दूंगा,
50 रॉ मटेरियल भी 50 यूज करूंगा, बट इसको मैं बना दूंगा आपके 8 घंटे के अंदर। बोलो एक्सेप्ट है? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं बोलोगे हाँ ये भी एफिशिएंट है, 2 घंटे और बच रहे हैं, लेबर का मेरा वेजेस बचेंगे, मेरी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, हाँ चलो आपको प्रॉफिट तो ज्यादा वो देगी देगी ऑफ कोर्स, वो तो है ही, बट रिसोर्सेज भी तो ढंग से मैनेज होंगे। सो सक्सेस ऑफ बिजनेस की अगर मैं बात करता हूँ, सक्सेस ऑफ बिजनेस क्या समझ आया? ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, हम लोग पढ़ते थे 10th तक ये साइन, तो ये बड़ा यूजफुल है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि भाई अगर ये वाली चीज अच्छी होगी तो ये वाली भी, ये वाली बढ़ेगी तो ये वाली बढ़ेगी, ये वाली घटेगी तो ये भी घटेगी, वैसा वाला इसका मतलब होता है। तो सक्सेस बिजनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। भाई अपने रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करते हो? और आज के सिनेरियो में एक एग्जांपल आपको दूं, तो हम लोग जो 9-9 घंटे की नौकरी करके बोल के 12-12 घंटे की नौकरी करते हैं, ये भी हम लोग को रिसोर्सेज को मैनेज करती है कंपनी फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। एक छोटा सा एग्जांपल था ये इन सरकास्टिक वे में। सो ये हमने पढ़ लिया कि रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, बिजनेस एक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया। सो अब ये सब चीजें सक्सेस ऑफ बिजनेस के लिए जरूरी तो हैं। सो हु नीड्स टू कीप द ट्रैक? भाई अब इसको चीजों को ध्यान कौन रखेगा? ऑफ कोर्स बिजनेसमैन, एवरी बिजनेसमैन नीड्स टू कीप द ट्रैक। भाई उसके रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे हैं, इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं, एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और वो सक्सेस ऑफ बिजनेस की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। बिकॉज वाई, रीजन क्या है कि रिसोर्सेज जो हैं ना, वो शायद ये बात पहले नहीं डिस्कस की हमने, बट हम सब जानते हैं कि नॉट फ्री, कोई भी रिसोर्स फ्री नहीं है, अनलेस अनटिल आपके घर के नीचे से कोई खजाना ना निकला है, तब तक कोई भी रिसोर्सेज फ्री नहीं। हर चीज के लिए हमें कोई ना कोई कॉस्ट तो देनी ही पड़ती है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। अब जब बात आ गई कि फ्री नहीं है, तो भाई बात आ गई कि भाई कॉस्ट की, जैसे हमने ऊपर इफेक्टिव और एफिशिएंसी वाला एक एग्जांपल देखा था, तो कॉस्ट की बात आ गई। जहां पे रिसोर्सेज फ्री नहीं है वहां पे कॉस्ट इन्वॉल्व, जहाँ कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई वहां पे रिसोर्सेज को ढंग से यूज करना बहुत जरूरी। ये यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक हम कंक्लूड किया हमने कि बिजनेस क्या, क्यों, कैसे, किससे होता है बिजनेस? रिसोर्सेज से होता है। रिसोर्सेज क्यों, क्या, कैसे, क्यों, इंपॉर्टेंस क्या है रिसोर्सेज की, इंपॉर्टेंस क्या, कहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस उसकी आई रिसोर्सेज की। ओके, अब हमने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, बिजनेस के बारे में थोड़ा सा, और इसको कंक्लूड करते हैं एक बार थोड़ा सा, हमारे बेसिक पर्पस क्या है बिजनेस के। काउंटिंग प्रोसेस के बाकी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझने से पहले जरूरी था आपको ये बिजनेस और रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देना। ओवरव्यू थोड़ा आपको सोचेंगे 1 घंटे का ओवरव्यू दे दिया, बट हाँ जरूरी था। बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस, भाई टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल, प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस का जन्म। मेन मोटिव की बात करी थी हमने, कुछ मोटिव होना चाहिए। मोटिव किस तरफ लेके जाएगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रॉफिट। तो पहली चीज जो हमारी जो है बिजनेस पर्पस की, वो है profit। अब एक और चीज क्या, ऑन गोइंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ा हमने पहले। ऑन गोइंग एक्टिविटीज, इस वर्ड का मतलब क्या ऑन गोइंग? अब मैं इस ऑनगोइंग वर्ड से ना एक आपकी डेफिनेशन भी निकल के आती है कि मैंने अपना घर बेचा, एक बंदे को घर बेच दिया मैंने अपना, तो वो मैंने एक बार बेच दिया, क्या वो बिजनेस कर रहा हूँ मैं? क्या मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा हूँ? ये बिजनेस हुआ नहीं। अगर मैं घर खरीदता हूँ, बेचता हूँ, फिर एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, फिर 2 बंदों को बेचता हूँ, फिर 2 खरीदता हूँ, फिर 4 को बेचता हूँ, ये एक ऑन गोइंग एक्टिविटी ही बिजनेस है।
ऑनगोइंग एक्टिविटी जब तक नहीं है तब तक वो बिजनेस नहीं। अब ये तो हो गया बेसिक पर्पस। क्वेश्चंस क्या क्या दिमाग में आते हैं, बिजनेस शुरू कर दिया, पर्पस पता है उसका, कि भाई रिजल्ट क्या होगा इसका, इस बिजनेस का रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट को नापने का तरीका, मेजर करने का तरीका जो अकाउंट्स की नॉलेज में होता है भाई, सीधा सीधा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या 2 साल लॉस हो के फिर प्रॉफिट कमा लिया, कवर कर लिया सब कुछ। ये प्रॉफिट तो ले रहे थे लेकिन फिर लॉसेस हो गए और सब ठप हो गया। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट प्रॉफिट और लॉस की भाषा में हम नापते हैं अकाउंटिंग। फिर पोजीशन ऑफ रिसोर्सेस, थोड़ा सा साउंड का था पीछे एक्टिविटी जो बिकॉज ऑफ एसी के कारण, वो अब नहीं है। पोजीशन ऑफ रिसोर्सेस, पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज से भी आपका एक क्वेश्चन आता है बिजनेस में कि पहले रिजल्ट देन पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, क्या रिसोर्सेज बचे ही नहीं है बाकी बिजनेस करने के लिए, या फिर लॉसेस में तो हैं आप लेकिन आपके रिसोर्सेज अभी बहुत बचे हुए हैं कि आपने ढंग से उनका यूज नहीं किया। सो पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज एक्वायर्ड फॉर बिजनेस पर्पस। कौन से रिसोर्सेज की पोजीशन जो आपने जो अपने बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए आपने एक्वायर किए थे। अब बात आती है कि यानी अगर मैंने बात बोली पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज एक्वायर्ड, भैया क्या स्टेटस क्या उनका, तो एक बात वो आती है कि फाइनेंस कैसे हुए, वो फाइनेंस कैसे हुए आपके पास। बात एक एग्जांपल इसमें मैं देता हूँ कि फाइनेंस कैसे हुए, ठीक है। कैपिटल लगाई थी आपने 10 करोड़ की एक बिजनेस में, ठीक है, क्यों, मनी भी एक रिसोर्स है कोर्स। खुद का लगाया था 10 करोड़, सेविंग से था, आपका बैंक बैलेंस था, या फिर इसमें अकाउंटेबिलिटी थी, इसमें आप अकाउंटेबिलिटी थी आपकी 3 बंदों को, 2 करोड़ इसने लगाया था, 5 करोड़ इसने, 3 करोड़ इसने। तो ये रिसोर्सेज कहाँ से फाइनेंस हुए, वो आपको इनको जवाब देना। प्रॉफिट हुआ तो आपने इनको जवाब देना, लॉस हुआ तब भी आपने इनको जवाब देना, भैया पैसा तो इनका लगा था, रिसोर्सेज इनके लगे थे, ये फंड्स आए कहाँ से, बैंक ने किए या फिर आप पार्टनर थे तो कंट्रीब्यूशन कैपिटल का हुआ, सुपर कैपिटल से आप लेके आए। तो ये सब क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिसके लिए अब ये सब क्वेश्चंस के रिजल्ट कैसे निकालने होते हैं, क्या क्या उसमें कैलकुलेशंस होती है, इसके लिए ही हमने ये अकाउंटिंग जो हमारी बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये है। अब इन क्वेश्चंस को आंसर के लिए मैंने बोला कि ये हमारा पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का करिकुलम बना हुआ है, बट अगर मैं इसका एक सीधा सीधा आंसर बोलता हूँ कि ये इन सब क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकलेगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, रिकॉर्ड बिजनेस एक्टिविटीज। क्यों इंपॉर्टेंट है, आज एक का ट्रांजेक्शन है, आपने एक जगह से फंड्स हैं, एक जगह से रिसोर्सेज हैं, तो बहुत अच्छी बात है। 100 लोगों का पैसा है या फिर बहुत ह्यूज अमाउंट में चीजें हैं, मैं तो बोलता हूँ कि अगर एक छोटे लेवल पे भी है, बट अगर आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज यानी बुक कीपिंग। अब थोड़ा सा इसको टर्मिनोलॉजी में धीरे धीरे जाएंगे, बहुत बेसिक पढ़ लिया हमने, अब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में जाएंगे कि बुक कीपिंग, तो ये है बुक कीपिंग भाई, हर एक ट्रांजेक्शन को नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए भाई साहब ने 2 करोड़ तो लगाए थे, लास्ट में बोलते हैं कि प्रॉफिट हो गया, मैंने 2 करोड़ लगाए थे, लेकिन उन्होंने जो बीच में 1 करोड़ विड्रॉ करा था, क्या रिकॉर्ड किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस, इनके आपके बिजनेस के रिजल्ट क्या है, रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे हैं, इन सब के आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। अब ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है, ये किस फॉर्म में हो,
तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनर। यहाँ पे मैंने साइंटिफिक वर्ड का क्यों यूज किया? साइंटिफिक वर्ड बोलोगे अकाउंट्स में साइंस कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे साइंटिफिक जो वर्ड है उसका सीधा सीधा यूज ये है कि साइंस में कोई भी चीज विदाउट रूल्स, प्रोसीजर या स्टैंडर्डाइजेशन के बिना नहीं होती। H2O, साइंस का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। पानी H2 ही होता है, H3O नहीं हो सकता। रूल है, ये रूल है या फिर केमिकल फॉर्मेशन है, एक स्टैंडर्डाइजेशन है, एक प्रोसीजर। तो वैसे ही अकाउंटिंग में बुक कीपिंग के लिए एक साइंटिफिक वे है जाने का। कुछ रूल्स हैं हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जो मेन वर्ड यहाँ इसको साइंटिफिक बनाता है, प्रिंसिपल्स। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सब कुछ है रूल्स, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स एंड लास्ट में प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स वर्ड के कारण हम इसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनर में अकाउंट करना हमारी सारी एक्टिविटीज। अकाउंट तो कर ली हमने सारी अपनी इसमें एक्टिविटीज साइंटिफिक मैनर में। निकला क्या? हमने सारी अकाउंटिंग एक्टिविटी साइंटिफिक मैनर में रिकॉर्ड कर ली। भाई रिजल्ट क्या था? क्या रिवील करना था? करेक्ट आउटकम। ये चाहिए था ना, ये चाहिए था। प्लस माइनस में फिगर्स कि प्रॉफिट है, लॉस है, कैसे रिसोर्सेस यूज हुए, नहीं हुए, क्या हुआ, क्या फाइनली। तो ये करेक्ट चाहिए थे, करेक्ट चाहिए थे, तभी हमने इसको साइंटिफिक मैनर में किया। एवी आड़े टेढ़े चाहिए होते तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आप रिकॉर्ड करो उसको। साइंटिफिक में करना नहीं करना मत करो, आपको करेक्ट आउटकम चाहिए। करेक्ट आउटकम क्या? जो एक्सेप्टेबल भी हो। किसको? स्टेक होल्डर्स। कौन होते हैं? बिजनेस के आपके, जिनको आप अकाउंटेबल होते हो। आपके शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा लगाया, आपके इवन आपके कंपनी के अंदर ही आपके मैनेजर्स, एम्प्लॉयज या आपके वेंडर्स या आपके कस्टमर्स, जिन सबको आप अकाउंटेबल हो, स्टेक होल्डर्स। उनको सही पिक्चर तो दिखाओ भैया, ये धंधा है क्या, किस पोजीशन में जा रहा है। अब हमने इसको बोल दिया कि साइंटिफिक मैनर, तो अब हम एक चीज पढ़ते हैं, साइंस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मैंने आपको बताया, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इसका बुक कीपिंग। सो साइंस ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, साइंस ऑफ बुक कीपिंग ही अकाउंटिंग की तरफ जाता है। बट जब ये दो चीजें मिलती हैं कि भाई बुक्स बनानी कैसे हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज हुए, जब उसमें, जब एक साइंस थी बुक, एक साइंस है बुक कीपिंग की, भाई ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ये रूल फॉलो करना है, ये प्रिंसिपल फॉलो करना है, प्लस उसमें थोड़ा सा डाल दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग करनी कैसे, फिगर्स डाल दी, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स डाल दी, क्या बन गया? ये हमारा एक एफिशिएंट रिजल्ट बन गया, एफिशिएंट सॉल्यूशन बन गया ऊपर के सारे क्वेश्चंस के लिए कि भैया क्या बिजनेस था, कैसे किया आपने, क्या रिसोर्सेज का क्या किया, कहाँ से आए, उनका लास्ट में क्या बचा। ओके, तो यहाँ पे हम अब आगे जैसे जैसे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कि वही प्रिंसिपल्स और वही कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें अपने बिजनेस को मेजर करने के लिए यूज करने हैं, ताकि इन क्वेश्चंस का आंसर देना आसान हो जाए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का चैप्टर हो जाएगा, थ्योरी चैप्टर ये हो जाएगा। आगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल फॉर्म में जाओगे, तब आप ये प्रिंसिपल्स, ये स्टैंडर्ड्स ये अप्लाई करोगे, तब आपको इनका रियल यूज समझ आएगा। लाइक आगे जाके सिचुएशंस लाइक ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं, मैं नोट डाउन करता हूँ, ट्रेडिंग है,
मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस सेक्टर की कोई एक्टिविटीज हैं, तो आगे जाके उस उसमें ये कैसे ये सारे कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, अब थोड़ा सा अकाउंटिंग प्रोसेस को, एक बार हमने इसको बोला कि साइंस है, तो अब इसका इवॉल्व कहाँ से हुआ, कैसे इसका धीरे धीरे इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जो आर्ट एंड साइंस है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस की, ये इसका प्रोग्रेस जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स, एक वर्ड यूज होता है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जैसे जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रो हुआ आपकी नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे, ग्लोबल लेवल्स पे, तब वैसे वैसे ये प्रिंसिपल्स बने, इंडस बना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने, इंस्टीट्यूट्स ने इनको रिवील किया और फिर ये फॉलो होने शुरू हुए। अब एक वर्ड आता है प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज। जब ये सब चीजें बनाई तो साइंस, जैसे मैंने बोला कि अभी साइंस है, तो भाई साइंस में साइंटिस्ट लोग करते हैं, प्रिंसिपल्स बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि आर्किमिडीज ने ये प्रिंसिपल दिया, वो दिया। तो हमारे अकाउंटिंग में हमारे जो माँ बाप कौन होते हैं, वो होती है हमारी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज। सबसे बड़ी हमारे पास ICAI। तो ICAI में अब दोनों ही आप बोल सकते हो। बेसिकली तो ICAI का जो वर्ड है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ही यूज होता है। बट हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंट्स वाला भी ICAI है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ही है उसका जो फुल फॉर्म है। तो ICAI लाइक प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है। तो जो भी नोटिफिकेशन इस प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी हमें दे देती है, वो हमारे लिए एक टू बी फॉलोड प्रोसीजर या पॉलिसी होती है। अब ये देती कहाँ से, ये सब ये इनकी रिसर्च होती है। जैसे कि साइंस में कई चीज़ों की रिसर्च होती है, वैसे रिसर्च अकाउंटिंग रूल्स को लेके, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को लेके वाइड रिसर्च इसके पीछे होती है, इन सब प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज के पीछे। अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है, क्योंकि मॉडर्न बिजनेस जो है, तो अब हम सब इस सेंचुरी में तो मॉडर्न बिजनेस जो है उसमें इन सब चीज़ों को और ध्यान से देखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मॉडर्न बिजनेस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आज एक रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है, कितने फॉर्म्स में उसने अपने आप को अपने आप को फैला रखा है। तो एक पेरेंट कंपनी के अंदर 50 सब्सिडरीज हैं, सबका अलग अलग काम है। तो अब जो मॉडर्न बिजनेस है वो कॉम्प्लेक्स है, वो कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोग्रेस में है। तो जब बिजनेस ही कॉम्प्लेक्स है और कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो पॉलिसीज भी, रूल्स भी, हमारी टर्मिनोलॉजी भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही है। नई नई चीजें रोज निकल के आती रहती है। क्योंकि अब मैंने एक वर्ड यूज किया, वन स्टेक होल्डर्स। सो ये पॉलिसीज, ये प्रोसीजर्स, ये फायदेमंद कहाँ पे होते हैं, जब आपको स्टेक होल्डर को एक इंफॉर्मेशन देनी होती है। जब आपने एक स्टेक होल्डर को एक इन्फॉर्मेशन देनी है, आप उसको अकाउंटेबल हो किसी चीज को लेके, तब आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक, वो सारे प्रोसीजर्स और रूल्स उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग फॉलो होके बननी चाहिए, और प्रेजेंट भी उस फॉर्म में करनी है। प्रेजेंट भी किस फॉर्म में करनी है, ये भी हमें सब, ये हमारी अकाउंटिंग बॉडीज ने सब कुछ बता रखा है कि प्रेजेंट भी इस फॉर्म में ही करनी है। आप अपने मन से प्रेजेंट नहीं कर सकते कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा, या ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लग रहा कि जरूरत है तो मैं नहीं दिखाता। आपको क्या क्या दिखाना है क्या नहीं, वो सब अकाउंटिंग बॉडीज ने बता रखा है। So, ये सब चीजें मिलके हमें एक रिजल्ट इंटरप्रेट करने में और उनको दिखाने में मदद करती है। So, अगर मैं इसको पर्सनल उसमें बोलता हूँ, तो ये सब चीज़ें हम घर में भी करते हैं। हम अगर प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज को छोड़ दें, तो हम बात करें अपने अपने डेली एक्सपेंसेस का, मंथली एक्सपेंसेस का, पेरेंट्स ट्रैक रखते हैं, तो ये सब चीज हम अपने घर पे रूल्स फॉलो करते हैं कि नहीं, ऐसे ये चीज़ आप इस डायरी में लिखेंगे, मैंने खर्चा किया मैं इस डायरी में लिखूंगा, मैं इनकम हुई मैं यहाँ पे लिखनी है। ये सब चीज़ें हम वहाँ जैसे नोट करते हैं, वही चीज़ हम हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि पर्सनल लेवल पे अगर बात करते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि लाइक हम
जो अलग अलग डायरीज में अपना नोट करते हैं अलग अलग टाइप का खर्चा। लाइक हमने ग्रोसरीज खरीदी, ठीक है। अब भाई जो ग्रोसरीज खरीद रहे हैं, ग्रोसरीज जो हम खरीद रहे हैं, ये हमारा क्या है, मंथली एक्सपेंस। सो ये हमारा मंथली एक्सपेंस है। बट अगर मैंने एक घर खरीदा है, तो मैंने एक घर खरीदा है, तो मैंने एक रिसोर्स क्रिएट किया है जिसका इम्पैक्ट, जिसका जो मेरे को फायदा है, वो प्रॉफिट जो है वो उसका वो फ्यूचर बेनिफिट, बेसिकली प्रॉफिट नहीं बोलूँगा मैं, पर्सनल इस पे बात कर रहा हूँ, बिजनेस के उस पर नहीं, तो मेरे को फ्यूचर में भी मिलना है। तो जैसे ग्रोसरी मंथली एक्सपेंस अलग बुक में लिखा, जैसे मैंने अपनी कोई एफडी कराई, वो एक मैंने अलग अकाउंट किया कि वो मेरा फ्यूचर रिसोर्स है, मेरा कोई डेली का खर्चा नहीं है वो। अब इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम पर्सनल लेवल पे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, बैंक पासबुक। ये भी तो बुक कीपिंग है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंटिंग वालों को ही पता है बुक कीपिंग, जनरल आदमी भी वो करता है, बस वो अवेयर नहीं होता उसके प्रोफेशनल वेज से, बट वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से लेट होता है। बैंक पासबुक है, बैंक स्टेटमेंट बोल सकते हो, आजकल तो बैंक स्टेटमेंट है, पासबुक कम ही रह गई है, बैंक स्टेटमेंट कह सकते हो, जो बैंक हमारे लिए मेंटेन करता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि बैंक में जो बैठे हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, तो वो हमारे लिए मेंटेन करते हैं, बट उनका यूज़ हम करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, तो वो भी एक पार्ट ऑफ बुक कीपिंग है पर्सनल एड पे। इसमें होता क्या है, हर एक रुपए का रिकॉर्ड होता है जो हमने डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया हमारे अकाउंट से। जनरल टर्म पे क्या क्या उसमें अंदर डिपॉजिट और विड्रॉ, ये हुआ पर्सनल एंड पे। तो ऐसे ही बिजनेस एंड पे भी जब हम कुछ पैसा डालेंगे निकालेंगे, उसका भी रिकॉर्ड करना, बिजनेस फॉर्म में उसको ले जाएंगे। तो पर्सनल फॉर्म में अगर आप जब समझ जाओगे कि भैया ये ट्रांजेक्शन होती क्या है, तो बिजनेस फॉर्म में उसको समझने में आपको आसानी। जस्ट गोइंग थ्रू द स्टडी मटेरियल, एक एग्जांपल मुझे उसमें मिला, लाइक सुपरमार्केट। सुपरमार्केट सुपरमार्केट में एक हमने ट्रांजेक्शन की, सुपरमार्केट में हम गए, हमने ABCD 4 सामान खरीदे। हम कैशियर के पास जाते हैं, कैशियर ने अपने सिस्टम में पहले तो अपने सिस्टम में रिकॉर्ड किया, या आपने वहां से क्या क्या लिया, दोनों टर्म्स में किया, क्वांटिटी में किया, डिस्क्रिप्शन आइटम वाइज भी किया, प्लस मॉनिटरी भी किया कि भैया कितने पैसे इस आदमी से लेने बनते हैं। फिर आपने उसको अपना कार्ड दिया, वो अमाउंट ट्रांसफर की ट्रांजेक्शन हुई, अमाउंट ट्रांसफर की ट्रांजेक्शन हुई, और उसका इम्पैक्ट आपने जब अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाली तो आपको दिखा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ में बुक कीपिंग का। क्योंकि बुक कीपिंग कैसे, कि यहाँ पे अगर बिल नहीं होता तो क्या वो पता लगा पाता कि भैया ये आदमी क्या क्या लेके निकला है यहाँ से, वो अपने ये मुझे मुझे से कितना पैसा लेना है। अगर ये बैंक स्टेटमेंट नहीं होती तो क्या वेरीफाई कर पाते कि उसने उतना ही अमाउंट काटा है आपके अकाउंट से, या ज़्यादा तो नहीं काट लिया। तो ये एक एग्जांपल है पर्सनल लैंड पे अकाउंटिंग एक्टिविटी का, बुक कीपिंग का। सो इसमें जो ज़रूरी चीज़ होती है कि वो गुड नॉलेज, आपको नॉलेज इसमें ज़रूरी है कि आपको, लाइक बैंक स्टेटमेंट बनाने वाला तो अकाउंटिंग प्रोफेशनल है ही है, बट आप उसको स्टडी कैसे करेंगे, कहाँ पे डेबिट क्या क्रेडिट, उसको देखना कैसे। So, ये जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज जो मैंने ऊपर बोला, ये हमें इस बारे में भी नॉलेज देती हैं कि कैसे आपकी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। जो बैंक स्टेटमेंट बनाने वाले को भी इस चीज़ की नॉलेज है, और जो पढ़ रहा है उसको जनरल फॉर्म में है, ऑफकोर्स इतने प्रोफेशनल फॉर्म में नहीं है, बट अकाउंटिंग बॉडी सबके लिए इस टाइप की नॉलेज रिलीज करती है। अब बात आती है कि ये जो बैंक स्टेटमेंट बना रहा है इसको पता कैसे है कि भाई ये ही फॉलो करना है। इसमें तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं, कोर्सेज। ट्रेनिंग्स तो अलग हैं, कोर्सेज जो जिस टाइप के कोर्सेज के लिए हम पढ़ रहे हैं, CA या CMA, सो ये सब कोर्सेज जो हैं ये इंस्टीट्यूट्स की दी हुई नॉलेज के बेस पे ही है कि भाई क्या चीज़ को कैसे फॉलो करना है।
यहाँ पे मैंने ओवरव्यू ख़त्म कर दिया आपका अकाउंटिंग प्रोसेस का। जो अब नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा डेफिनेशंस को लेके। बहुत सारे वर्ड्स इसमें हमने यूज़ किए, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हमने यूज़ तो कर ली। अब इन सब की डेफिनेशन पे जाएंगे डिटेल में कि कैसे इसको पेपर में लिख के क्या टर्मिनोलॉजी एक्सेप्ट करती है हमारी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज। डू शेयर, लाइक द वीडियोस इफ यू वांट, जस्ट मेंशन योर कमेंट्स कि भाई आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, क्या चीज़ एक्स्ट्रा थी, या क्या चीज़ आपको लगा कि वर्थ नहीं थी, या कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या कोई टॉपिक अलग से चाहते हो। ये जो करिकुलम चल रहा है ठीक है, बट ये टॉपिक मुझे अलग से बता दो, मुझे इसकी नीड है, मुझे इसकी अर्जेंट नीड है, मेरा इंटरव्यू है, या मुझे कहीं पे ज़रूरी कोई प्रेजेंटेशन है, उसके लिए भी आपने कमेंट्स दो ज़रूर। मेरा मोटिव ही सिर्फ ये है, कोई प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर नहीं है ये कि मैं फीस लेके आपको पढ़ाऊँ। मेरा मोटिव ये है कि जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल अकाउंटिंग चीज़ें आप सबको अपने वीडियोस के थ्रू समझा पाऊँ, नॉर्मल एक कॉपी पेन के थ्रू।